राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास एचएसएससी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं इंडिया जीके का प्रैक्टिस सेट। और ये कोई एक नॉर्मल प्रैक्टिस सेट नहीं होने वाला। जैसा आपका एचएसएससी का पेपर आएगा, आज वाले क्लास का आप लेवल देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। ये समझ लेना कि रियलिटी में एचएसएससी का इंडिया जीके का पेपर चल रहा है। सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिस प्रकार से अपना हरियाणा का एग्जाम होता है। तो क्लास को ध्यान से देखना और सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है हमें यह पहचानना कि हमारी अभी तक तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी और मेहनत करने की हमें आवश्यकता है। अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं तो मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर कम गलत होते हैं तो मतलब आपकी तैयारी है वो ठीक चल रही है। तो इस प्रैक्टिस सेट को सभी को सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलना है, और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार से लिखते हुए चलना। पहले का ए, दूसरे का बी, इस प्रकार से लिखते हुए चलेंगे, ताकि ये टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, बड़ा शानदार आप दे पाओ। ठीक है जी। और रियल पेपर समझ के ही आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से अपने 1 से 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में आते हैं, तो आज वाले में भी मैंने 1 से 2 क्वेश्चन ही रखे हैं। ठीक है, देखिए क्या है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांगों के साथ साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने और घरेलू मूल्यवर्धन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए इसमें पूछा क्या है और फिर आंसर कीजिए। भाई इकोनॉमिक्स है ना, थोड़ा सोच समझ के आंसर करने का होता है। बाकी में तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था वाला होता है उसमें थोड़ा सोच समझ के आपको आंसर करना होता है, तभी आप सही कर पाओगे। जो ये योजना शुरू की गई थी, ये योजना है, ये मार्च 2020 में शुरू की गई थी। मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना का नाम क्या था? ठीक है जी, इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है जी, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम था, इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी किया है उसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। काउंट करते हुए चलना है और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि डेकाथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता देव होती है। डेकाथलॉन क्या होती है? एक रेस का प्रकार है, एक खेल का प्रकार है जो पुरुषों के द्वारा होता है। ठीक है जी, जो पुरुषों के द्वारा होती है उसको क्या बोला जाता है? डेकाथलॉन बोला जाता है। लेकिन महिलाओं वाली भी आपसे पूछता है तो जो महिलाओं के द्वारा होती है उसको बोला जाता है हेप्टाथलॉन। ठीक है जी, जो महिलाओं के द्वारा होती है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टाथलॉन उसको बोला जाता है, ये महिलाओं के द्वारा होती है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि जो डेकाथलॉन होती है, जो पुरुष करते हैं, उसमें अंतिम प्रतियोगिता क्या होती है? अंतिम प्रतियोगिता बताइए, आंसर कीजिए। पेपर का लेवल एचएसएससी, जिस प्रकार ग्रुप डी का आपका एग्जाम में आएगा रियल में, सेम टू सेम लेवल। कोई भी क्वेश्चन इजी वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इजी अपने एचएसएससी में आता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है मैं समझाता हूं। सबसे पहले है ना 100 मीटर की क्या होती है? स्प्रिंट रेस होती है। जो आपने बोलते हैं ना भाई 100 मीटर तेज दौड़ के दिखा, जिसको स्प्रिंट रेस बोला जाता है। तो 100 मीटर की स्प्रिंट रेस होती है। उसके बाद क्या होती है? 110 मीटर की क्या होती है? बाधा दौड़ होती है। 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है। उसके बाद क्या होता है? 400 मीटर की नॉर्मल रेस होती है। 400 मीटर की रेस होती है। और सबसे लास्ट में क्या होती है? सबसे लास्ट में होती है भाई 1500 मीटर की दौड़ होती है। तो सबसे लास्ट का ही पूछा है, अंतिम का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट। तो सबसे लास्ट में कौन सी होती है? 1500 होती है। अब एग्जाम में कुछ भी पूछे, स्टार्टिंग में 100 मीटर, उसके बाद, और ये जो 100 मीटर होती है स्प्रिंट रेस होती है, तेज दौड़ना कम समय में। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं यार, आप समझ गए होगे, है ना? बोलते हैं ना रेस करके आओ, उसके बाद 100 मीटर तेज दौड़ो। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जिंदगी में रेस नहीं की है। ठीक है, उसके बाद 110 मीटर है, ये बाधा दौड़ होती है, बीच बीच में बाधाएं लगा दी जाती हैं, उसके बाद दौड़ना होता है। फिर 400 मीटर की रेस होती है, उसके बाद में 1500 मीटर की रेस होती है। तो सबसे लास्ट में कौन सी हो जाएगी? 1500 मीटर की दौड़ हो जाएगी।
और याद रख लेना कि जो पुरुषों की है उसको बोला जाता है डेकाथलॉन, और जो महिलाओं की होती है उसको बोला जाता है हेप्टाथलॉन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? एचएसएससी एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो इसलिए एक ऐसा क्वेश्चन हमने इसमें रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट रियल पेपर जैसा है, मैं बता चुका हूं। तो कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय पर्व मतलब अपने देश का त्योहार, मतलब जो जिसको आप बोल सकते हो सरकारी, है ना। तो स्वतंत्रता दिवस क्या है? हमारा सरकार के द्वारा बनाया गया है, संविधान की वजह से मिला है। तो स्वतंत्रता दिवस है, हम 15 अगस्त को बनाते हैं, तो ये तो राष्ट्रीय पर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये भी राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो ये भी राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। लेकिन दिवाली है, ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है, हिंदू सनातन धर्म का है। वैसे हमारा पूरा देश है और देश विदेश में ये बनाया जाता है, तो ये दिवाली क्या हो गया? हमारा त्योहार हो गया, ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ठीक है। ये संविधान वाला पर्व नहीं है, ये हमारा धार्मिक पर्व है, आप इसको बोल सकते हो, धार्मिक त्योहार है ये। ओके जी, तो इसका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में खालिस्तान होता है। जो स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर होते हैं, यानी खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने को बताना है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो जंग लग जाता है तो जंग ना लगे, ठीक है, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बना रहे, इसलिए इस चीज को मिलाया जाता है ताकि जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये होता है भाई क्रोमियम। जिसने क्रोमियम किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्रोमियम हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसको CWG बोला जाता है, यानी कि शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताइए, कोपेन जलवायु परीक्षण के अनुसार आपको बताना है कौन सा। करवा चुका हूं, अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में करवाया था, इंडिया जीके की क्लास में करवाया था। तो क्या हो जाएंगे? गंगा के मैदान। क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म विविध संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि इनमें से किसे यह श्रेय दिया जाता है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी, वित्त का मतलब होता है पैसे से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका आपको बताना है। तो ये जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है भाई मोहम्मद यूनिस को। किसको दिया जाता है? मोहम्मद यूनिस को। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी आंसर करेंगे। अभी हिस्ट्री वाली क्लास में मौर्य के बारे में सब कुछ बताया था आपको, तो आंसर कर दीजिए। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनने का मतलब है कि उसके बाद कौन शासक बना था। तो उसके बाद कौन शासक बना था? उसका बेटा। और उसका बेटा कौन था? बिंदुसार। कौन था भाई उसका बेटा? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ठीक है, चलिए। अचार को परीक्षित करने के उद्देश्य से, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, 8 है। अचार को परिरक्षित करने के उद्देश्य से जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस परिरक्षण को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। अचार हम सभी के घरों में डलता है, उसको परिरक्षित करने के लिए यानी कि वो खराब ना हो, उससे बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, लड़कियां तो इसका आंसर कर देंगी लड़के करने लगे रहे होंगे, सर जी क्या मिलाते हैं? अच्छा, कौन सा अचार सर जी? नींबू का, मिर्ची का, कैरी का, किसके बात कर रहे हो? लेसवे का?
तो भाई सभी के अचार में डाला जाता है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती, खराब नहीं होता। और वो क्या होता है? विनेगर होता है। क्या होता है? विनेगर। व्हाइट विनेगर है, उसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है। अपने तो नहीं करते है ना, हम तो नहीं करते भाई विनेगर वगैरह का इस्तेमाल, क्योंकि इतना ही डालते हैं, डलते ही समाप्त, खींच देते हैं। ठीक है। और पहले भी बहुत ज्यादा डलता था, तब भी नहीं डाला जाता था, लेकिन है तो है भाई, डालते हैं लोग, तो इसलिए पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था? इनमें से कौन सा अधिनियम था जो 1829 में पारित किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा है वो पारित किया गया था, ये अपने को बताना है। बताइए। 1829 में, तो इस समय गवर्नर जनरल दिया ही गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो उसने किया था बंगाल सिटी रेगुलेशन अधिनियम। क्योंकि हमारे भारत में उस समय सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा चलती थी? सती प्रथा चलती थी, जिसमें क्या होता था, अगर किसी औरत का पति है वो मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो जो उसकी चिता के ऊपर ही वो पत्नी है वो बैठ जाती थी और साथ में उसको जलाया जाता था। लेकिन इस प्रथा का फिर राजा राम मोहन राय जी ने, जो समाज सेवक थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है जी, ये हमारे भारतीय थे, राजा राम मोहन राय जी ने इसका विरोध किया, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया, और बाद में विलियम बेंटिंक ने 1829 में यह अधिनियम है वो पारित कर दिया। ठीक है जी। या बोल सकते हो कि सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिंक ने, और राजा राम मोहन राय जी ने उसका प्रचार प्रसार किया था, उसके बारे में लोगों को सजग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 ने आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? मोहिनी का नृत्य, तो ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि मोहिनी का नृत्य दिखते ही मोहिनी अट्टम हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो सभी ने किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक है। अब वो किस चीज के नर्तक हैं ये अपने को बताना है। इनमें से कौन सी कला के वो नर्तक है, कौन से नृत्य की? तो ये तो सभी को पता होगा कि भाई कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, स्त्रियां कहां पर होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। तो भाई कौन से नृत्य के थे ये? कथक के। जिसने कथक किया है बिल्कुल करेक्ट है, और कथक कहां का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपका, सबसे पहले किस संविधान संशोधन के तहत? अरे कितनी बार याद करवा चुका हूं, क्वेश्चन है ये, बार बार अलग अलग प्रकार से पूछता है, लेकिन जो चीज समझाई है वही आप इस्तेमाल करो, आराम से आंसर निकलेगा। तो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके तहत जोड़ा गया। कितने जोड़े गए थे? 10। बाद में कितना हो गए? 11। 11 में कौन था कि बच्चों को शिक्षा देना है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना है। 21 ए में था, ठीक है जी। और ये कौन से में थे? भाग 4 ए में है, ठीक है जी। और वैसे कितने में थे? 51 ए में। अब बताओ और क्या चाहिए? भाग पूछे तो भाग 4 ए, और अनुच्छेद पूछे तो 51 ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि उस्ताद अमजद अली खान बजाने वाले उस्ताद थे। किस चीज के उस्ताद थे ये अपने को बताना है। उस्ताद अमजद अली खान, मैंने आपको बताया था कि भाई ये पूछेगा हर बार, इंडिया जीके का जब भी क्लास होता है मैं आपको बताता हूं, याद कर लीजिए। तो उस्ताद अमजद अली खान है वो सरोद के थे भाई, सरोद वादक थे, सरोद ये बजाते थे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बोल सकते हो एचएसएससी के टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। कि निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था। निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम आपको बताना है जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था।
उसका नाम क्या है ये अपने को बताना है। नाम बताइए भाई। तो नाम क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 भाग 4A में नागरिकों के लिए 10 खालिस्तान का एक नियम है। तो ये तो अभी मैं बता चुका हूं, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, ये आपके 12 से 35 में है भाई, है ना। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। भाग 3 में है, ये कितने में है? 36 से 51 में है, और भाग पूछे तो भाग 4 में है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कौन सी अब कितनी होगी? 6। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसको कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कि तीव्र अधिक समावेश और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचवर्षीय योजनाओं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता होगा। जनगणना से क्वेश्चंस आता है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आता है। और बताइए आंसर इसका, पहले इसके बारे में बताइए। तीव्र अधिक समावेश और संधारणीय वृद्धि, ये आपको बताना है, यानी कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो किसका था? तो ये कौन सी का हो जाएगा? तो कौन सी का हो जाएगा? बताइए कौन सी का हो जाएगा? ये 2012 से 17 तक थी, 12 से 17 तक थी पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो ये 12वें नंबर की पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है जी, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। अंतिम क्यों थी? क्योंकि इसके बाद में जो पंचवर्षीय योजना है उनको हटा दिया गया था, या आप बोल सकते हो कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग था उसको हटाकर नीति आयोग बना दिया गया। कब से? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है जी, क्या बन गया? नीति आयोग बन गया, नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसमें यह होता है कि देश को ग्रोथ कैसे करवानी है अगले 5 साल में। जो पंचवर्षीय योजना होती थी उसमें 5 साल का लक्ष्य रखा जाता था कि 5 साल में देश को आगे कैसे लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर कीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जिला योजना समिति, जिला योजना समिति से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है कि जिला योजना समिति से कौन सा संबंधित हो जाएगा। जिला योजना समिति से बताइए। तो ये हो जाएगा भाई 243 ZD। ठीक है जी, 243 ZD हो जाएगा। और जो ये संशोधन हुआ था, ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन था, जो हुआ था 2002 में। ठीक है जी, 74वां 2002 में। याद कर लो, 74वां यहां से 7, पहले 7 और फिर 4। ठीक है जी, और कब हुआ था? 2002 में, तो 2। ठीक है, इस प्रकार से याद कर रखा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। वर्तायता मंदिर वास्तुकला की शैली का एक प्रमुख उपभाग है। देखो, आज के बाद मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसी से आप आंसर कर पाओगे। 2 ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। आपको मंदिरों के बारे में आपको जानकारी है। अगर दक्षिण वाले मंदिरों की जानकारी नहीं है, अपने एरिया जो उत्तर वाला एरिया है उसके मंदिरों की जानकारी है, तो जब भी उत्तर के मंदिर आपसे पूछे, उत्तर के मंदिर आपसे पूछे, है ना जी, यानी कि जो हमारे हिंदी बेल्ट वाले अगर आपसे मंदिर पूछे तो उनमें चलती है नागर शैली। तो उनमें कौन सी शैली चलती है? नागिर शैली चलती है। और जब भी आपसे दक्षिण का मंदिर पूछे, दक्षिण का मंदिर पूछे, उनमें चलती है द्रविड़ शैली। अब ये मंदिर देखिए, क्या आपको पता है, याद है? इधर आपने एरिया का है, नहीं है, कहां का है? दक्षिण का। तो दक्षिण में कौन सी चलेगी? द्रविड़। बस
चलिए, बार बार रिपीट होने वाली टाइप थी इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। उत्तर वाला पूछेगा तो नागर शैली में बने हुए हैं, दक्षिण वाला पूछेगा तो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। 19वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए अब आप। चेकमेट शब्द का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, कौन से खेल में आता है चेकमेट? आजकल तो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। थोड़ी हिंट दे देता हूं, समय रैना को जानते हो तो समय रैना भी इसको खेलता है, ठीक है जी। और तो आप जानते ही होंगे, विश्वनाथ थन आनंद जी। कौन हो जाएगा भाई? चेकमेट है वो कौन से खेल में आता है? शतरंज का, ठीक है जी, शतरंज का होता है। और शतरंज के बारे में अपने को बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि अपने को इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो नहीं लगता, जिसको लगता है आराम से खेलो, मजे करो, ठीक है। देखिए, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, हम दिमाग ठीक है, दिमाग हम पढ़ाई में लगा लेंगे, ठीक है जी। तो दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, ये अपने को बताना है। आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम था वहां पर, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे डब्ल्यू बनर्जी। तो हमसे ये नहीं पूछा, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि उस समय कितने प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे जब पहला अधिवेशन हुआ था। तो उस समय 72। कितने हुए थे भाई? 72, 72, ठीक है जी। चलिए, 1540 में कन्नौज की लड़ाई निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 21वां है, आपको बताना है कि 1540 में जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी उसमें मुगल सम्राट हुमायूं को किसने हराया था? भाई हुमायूं के साथ, बेचारे के साथ बुरा ही हुआ था, क्योंकि ये आया भारत में, मतलब भारत में तो इसका पिता ही आ गया था बाबर, फिर ये राजा बना, राजा बनते ही इसकी मुलाकात शेरशाह सूरी से हो गई, शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया। फिर ये घूमता फिरता रहा बाहर, जब फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तब ये दोबारा आया, सोचा अब राज करेंगे। जब राजपाट करने का समय आया, मतलब जीतने के बाद, उसके बाद फिर क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो ये राजपाट है वो नहीं भोग पाया, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि अकबर का जन्म भी और कहीं पे ही हुआ था, उसके घर पे नहीं हुआ था, तो इसलिए, ठीक है। कन्नौज की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछता है कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी भाई 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को किस किस के बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत और अन्य विकसित देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22वां अपना, बताइए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? भारत और अन्य जो विकासशील देश हैं, यानी कि जो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको बताना है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में कौन सी चीज ठीक है। तो जिसने ये तीसरा किया है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने देशों के बीच परस्पर निर्भरता को कम किया है, ठीक है जी। देशों के बीच परस्पर निर्भरता को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले जैसे हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते थे, कुछ भी हमें करना होता था, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना होता था, तो हम किसी किसी की हेल्प लेते थे। कभी अमेरिका की हेल्प ली, कभी सोवियत संघ रूस की हेल्प ली, कभी और किसी की हेल्प ली, तो उससे करते थे। फिर हमारे देश के लोगों ने सोचा, जो हमारे देश के नेता थे उस समय पे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, वही सोचते हैं इन चीजों के बारे में। तो सोचा, उसके बाद हमारे यहाँ पर इसरो बना, DRDO बना, ये सारी चीजें बनी, और अब देखो अब हम ही दूसरों का लॉन्च कर देते हैं, है ना जी। चलिए, तो राज्यसभा में विकास किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में, अब देखो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किसकी होगी? जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है,
जनसंख्या कहां पर सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा अपना? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पर योगी जी की सरकार है। अभी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को इकट्ठा करने में, जो रियासतें थी उनको हमारे भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, या एकता दिवस के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार की उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं या महात्मा गांधी जी ने उनको दी थी। ठीक है जी। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप सभी को पता होगा, वो भी बनी हुई है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई थी। हम सभी के दिमाग में एक बात आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इतने महान व्यक्ति थे कि इतने लोगों को, इतने बड़े बड़े को जो राज्य मान रहा था उनको प्यार से मना लिया, जो राज्य से नहीं माना उसको लट से मना लिया, लेकिन हमारे देश में मिला लिया था। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते तो देश और भी प्रगति करता। लेकिन इनकी मृत्यु है वो हो गई थी भाई 15 दिसंबर 1950 को, और पहला जो हमारा इलेक्शन हुआ था वो 1950-51 में जाके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु पहले ही हो चुके थे। ओके जी, तो उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चन हैं अच्छे लगे होंगे, आज वाला प्रैक्टिस सेट है आपको अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताना 24 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है वो ठीक हुए हैं। ठीक है जी, 2 पेपर में 3-3 मैंने करंट अफेयर वाले हटा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि 3-3 मैं करंट अफेयर के लिए रख रहा हूं कि भाई करंट अफेयर आएगी तो 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने रखे हैं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अब से जो भी अपनी क्लास होगी उसमें 5 क्वेश्चंस हम करंट अफेयर के किया करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं करंट अफेयर नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, तो भाई करंट अफेयर भी करवाएंगे। इंपोर्टेंट जो है वो सारी की जनवरी से स्टार्ट होके अभी जुलाई तक है, वो सारी की सारी हम कंप्लीट कर लेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली उसमें कौन सी होगी? हरियाणा जीके वाली होगी, जो मतलब HSSC के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसी को हम करेंगे, है ना जी। तो कमेंट करके बताना क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, सारी चीजें हैं वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, जो भी आपको अच्छाई बुराई जो भी लगती है कमेंट करके बता देना। और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपकी कमी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका स्कोर नहीं हो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।